आज बलूचिस्तान की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की नाकाम हुकूमत अपने ही नागरिकों की हिफाजत नहीं कर पा रही है और नाकामियां छिपाने के लिए बलूचिस्तान की असलियत से ध्यान हटाने के लिए भारतीय साजिश इसकी माला जप रही है। 10 जुलाई की रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 पैसेंजर बसों पे हमला हुआ, कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया और बाद में कुल 9 लोगों की लाशें बरामद हुई। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने ली है। ये एक बलोच अलगाववादी संगठन है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान इस हमले के लिए अपनी नाकामियां छिपा के भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब एक ही राग अलाप रहे हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि ये हमला कैसे हुआ, BLF की कहानी क्या है, बलूचिस्तान में हाल के महीनों में ऐसे हमलों की एक लंबी कड़ी बनी है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी सियासी साख बचाने के लिए क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। नमस्ते, हमें सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bajaj Freedom, Candid and Sensodyne K। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, ईरान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है बलूचिस्तान। पाकिस्तान की 44% जमीन लिए हुए है कुल आबादी में, लेकिन इसकी महज 5% की ही हिस्सेदारी है। बलूचिस्तान खनिज संपदा से भरा है। ज़मीन में तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम का भंडार है। देश का 20% प्राकृतिक संसाधन इसी सूबे में मिलता है। बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है, जहां से पाकिस्तान का बड़ा समुद्री व्यापार चलता है। यहां का ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इसे चाइना को लीज पे दिया हुआ है। खनन की छूट भी चाइना को मिली हुई है, लेकिन बलोच आबादी को क्या मिला है? कुछ नहीं। न विकास, न प्रशासन में हिस्सेदारी और न ही समाज में सम्मान। शुरू से ही बलोचों को हाशिए पर डाला गया। उन्होंने आवाज उठाई, प्रदर्शन किया। हर बार इन प्रोटेस्ट को सेना ने कुचल दिया। आम बलोचों के खिलाफ फौजी ताकत का सहारा लिया गया। जब कोई राजनीतिक रास्ता नहीं बचा तो कुछ कबीले हथियार उठा बैठे। यही कहानी बरसों से चली आ रही है। इसी से पैदा हुए अलगाववादी संगठन जैसे बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF, जिसने 10 जुलाई के हमले को अंजाम दिया है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन ने सूत्रों के हवाले से हमले के ब्यौरे छापे हैं। उसके मुताबिक 2 पैसेंजर बसें पाकिस्तान के N70 नेशनल हाईवे पे जा रही थीं। उन्हें पंजाब तक जाना था। इस सफर में वो सूरदकई इलाके तक पहुंची थी। ये इलाका बलूचिस्तान के ज़ोब और लोरालाई जिलों की सरहद पे पड़ता है। इसी इलाके में उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। मौके पे बंदूकधारी मौजूद थे। दोनों बसों को रोका गया। बसों पर फायरिंग भी की गई ताकि कोई भाग न सके। फिर हमलावर बस के भीतर दाखिल हुए। लोगों के पहचान पत्र चेक किए गए। हर मुसाफिर से नेशनल ID कार्ड मांगा गया। जिनके कार्ड पर पंजाब का पता निकला, उन्हें बंदूक की नोक पर बाहर उतारा गया और बसों को रवाना कर दिया गया। एक कोच से 7 मुसाफिर उतरे थे और दूसरे से 3, यानी कुल 10। इनमें से एक बच गया। उसने डॉन अखबार से कहा, हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जाते वक्त गोलियों की आवाज़ मैंने ज़रूर सुनी थी। स्थानीय प्रशासन से जुड़े नवेद आलम ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि सभी मुसाफिर पाकिस्तान के पंजाब से थे। SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अगर हमले की डिटेल्स देखें तो मालूम पड़ता है कि BLF के लड़ाकों ने पूरी तैयारी कर रखी थी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने N70 हाईवे को बंद कर दिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर हमलावर गायब हो चुके थे। ऑपरेशन फेल। इस फेलियर से ध्यान हटाने के लिए सरकारी हुक्मरानों ने एक बयान रट लिया और उसे दोहराते रहे, फितना अल हिंदुस्तान। ये क्या है बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ पाकिस्तानी हुक्मरानों के बयानात सुनिए। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये बर्बरता फितना अल हिंदुस्तान की साजिश है। इस जमीन से हम इनको और इनके आकाओं को निकाल बाहर करेंगे हर कीमत पे। शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आतंकियों को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। शरीफ ने भी फितना अल हिंदुस्तान का जिक्र किया। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा कि भारत प्रायोजित आतंकवादियों और उनके मददगारों की साजिशें नाकाम कर दी जाएंगी और ये सब जनता के सहयोग से होगा। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने कहा कि ये स्टेट वॉर है और फिर वही राग दोहराया,
फितना अल हिंदुस्तान। भारत की ओर से अभी इस तरह के बेबुनियाद आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान अब बलोचिस्तान में हुए लगभग सारे ही हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। मई 2025 में भी ऐसा हुआ था, तब भारत ने जवाब भी दिया था। 21 मई 2025 को बलूचिस्तान के खुजदार शहर में एक धमाका हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। तब बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने भारत प्रायोजित आतंकवादियों का हाथ बताया। साबुत हो न हो, बयान होना तय है। भारत ने इस इल्जाम को दो टूक खारिज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अब हर आंतरिक विफलता का जिम्मेदार भारत को ठहराना अपनी आदत बना चुका है। भारत हर निर्दोष की मौत पे संवेदना जताता है, मगर पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब जानिए कि ये फितना अल हिंदुस्तान क्या बला है। फितना अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ होता है फसाद या विद्रोह। अल अरबी में अल है जो शब्द, वो अरबी में द के THE उसके लिए प्रयोग होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है भारत द्वारा फैलाया गया फसाद। फितना अल हिंदुस्तान का यह नाम पाकिस्तान की फौज और सरकार ने हाल ही में ईजाद किया है। मई 2025 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में काम कर रहे तमाम अलगाववादी संगठनों के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। मकसद लोगों को यह झूठा यकीन दिलाना कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाहर से ही हो रहा है, हिंदुस्तान की चाल है, ताकि लोग भीतर की सड़ांध पे सवाल ना उठाएं। यह पाकिस्तान का पुराना नुस्खा है। जब फौज कुछ नहीं कर पाती तो दुश्मन के लिए नया झूठा नाम बनाती है। जुलाई 2024 में ही पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को एक नया नाम दिया, फितना अल खवारिज। खवारिज यानी इस्लामी इतिहास में वो गुट जो हजरत अली के खिलाफ बगावत में उतरा था। खैर, बलूचिस्तान में पंजाबी नागरिकों पर होने वाले हमले अब इत्तेफाक नहीं रहे, ये एक पैटर्न है। पिछले 1 साल में कई ऐसी वारदातें हुई। अप्रैल 2024 2 अलग अलग हमले हुए। पहला बलूचिस्तान के नौशकी शहर के पास बस रोकी गई, कुछ लोगों को जबरन उतारा गया, उनकी पहचान चेक की गई, फिर गोली मार दी गई, 9 लोगों की मौत हुई। दूसरा, केच जिले में 2 पंजाबी मजदूर मारे गए। फरवरी 2024 में बरखान जिले में एक बस से 7 मुसाफिरों को उतारा गया, गोली मार दी गई। कुछ दिन पहले इसके बलूचिस्तान के हरनाई जिले में एक बस में धमाका भी हुआ था। बस में कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर बैठे थे, 12 की मौत हुई थी। मई 2023 ग्वादर के पास 7 पंजाबी हजामों की मारकर हत्या कर दी गई थी। अगस्त 2023 में ट्रकों और बसों से 23 मुसाफिरों को नीचे उतारा गया, पहचान पूछी गई और 23 लोग मारे गए। लेकिन सिर्फ पंजाबी नागरिकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसके भी कई वजह हैं। पहली वजह, जातीय फर्क। इस कहानी की शुरुआत 1948 में हुई थी, 1948 में। तब पाकिस्तान ने कलात रियासत का जबरन विलय करा लिया। विलय कराने के बाद उनकी संस्कृति का सम्मान नहीं किया गया, बराबर के अधिकार नहीं दिए गए, और यहां पर 2 नजरिए टकराते हैं। बलोचों ने कहा कि हमारी जुबान अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा इतिहास, पहचान सब कुछ अलग। यही पहचान बलोच राष्ट्रवाद की नींव बनी। मगर पाकिस्तान बना सिर्फ मजहब के नाम पे। इसी सोच के चलते जातीय पहचान को खतरा माना गया। हालांकि इतिहास ने पाकिस्तान को सीख लेने का एक मौका दिया। दरअसल बलोच, बंगाली, पश्तून, पंजाबी और सिंधी हर एक की अपनी सांस्कृतिक पहचान थी, और उनके लिए मजहब से ज़्यादा अहम उनकी जातीय विरासत थी। आज़ादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना सूबों को उनका अधिकार देने के पक्षधर थे, लेकिन पाकिस्तान बनते ही केंद्र को सख्त पावरफुल सेंटर बना दिया गया। फिर जो भी नेता आया उसी रास्ते पर चला। इसी के चलते 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई सीख नहीं ली थी। पंजाबी नागरिकों को निशाना बनाने के पीछे दूसरी वजह है पंजाब का वर्चस्व। पाकिस्तान बना नहीं था कि पंजाब हावी हो गया। फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, अदालतों में, कारोबार में, संस्कृति, भाषा, हर जगह पंजाब सूबे का दबदबा दिखा। यहाँ तक कि क्रिकेट टीम तक में पंजाब से बाहर के चेहरे गिनने पड़ते थे। इसी पंजाब केंद्रीय सत्ता ने बलूचिस्तान को सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा समझा जिससे सोना, यूरेनियम, तेल निकाला जाए, मगर लोगों को कुछ भी न दिया जाए। अब तीसरी बात, आर्थिक बहिष्कार। हमने आपको बताया कि बलूचिस्तान खनिज संपदा से भरा है, लेकिन वहीं के लोग गरीब, बेरोजगार और भूखे हैं। ग्वादर पोर्ट का मामला देख लीजिए। चीन ने तो वहाँ पैसा लगाया, बलूचिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल हुआ। जब रोज़गार आए तो नौकरी दी गई पंजाब और सिंध के लोगों को। बलोच लड़के देखते रह गए। जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो पाकिस्तानी सेना ने ताकत का सहारा लिया। पाकिस्तानी फ़ौज पर बरसों से जबरन लोगों को गायब करने, टॉर्चर करने, बिना वारंट अरेस्ट करने और फर्जी मुठभेड़ों में मार डालने के आरोप लगते रहे हैं। ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है, एक राजनीति की तरह चलता आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 1948 से लेकर अब तक दसियों हजार बलोच नागरिकों और राष्ट्रवादियों का मर्डर किया
लिया गया है जिनमें आम लोग भी शामिल हैं। एक एनजीओ है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स VBMP, इनके मुताबिक सिर्फ 2001 से 2017 के बीच 5228 बलोच नागरिक गायब कर दिए गए। इनका आज तक कुछ पता नहीं है। गायब कहना सिर्फ नरम शब्द ही है, असल में ये लोग मारे जा चुके हैं ऐसा मान लिया गया है। इनमें से कई के शत विक्षत शव बाद में किसी गड्ढे या सुनसान पहाड़ी से मिले हैं, कई अब भी लापता के कॉलम में दर्ज हैं। यही सब वजह है कि पाकिस्तान के ही दो प्रांत एक दूसरे के सामने खड़े हैं और अलगाववाद पनप रहा है। BLF इस अलगाववाद का एक बड़ा चेहरा है, इसकी भी कहानी जान लेते हैं। BLF की स्थापना 1964 में दमिश्क सीरिया में जुम्मा खान मारी ने की थी। 68 में BLF ने ईरान के खिलाफ बलोच विद्रोह में हिस्सा लिया। उस दौरान इराक ने इसे हथियार और मदद दी, लेकिन 5 साल की लड़ाई के बाद ईरान ने विद्रोह कुचल दिया और फिर समझौता हुआ और इराक ने खुलेआम समर्थन बंद कर दिया, मगर BLF से संपर्क बनाए रखा। इसके बाद 73 से 77 के बीच BLF ने पाकिस्तान के खिलाफ भी हथियार उठाए। यह संगठन अब तक एक्टिव है और बाकी साथी संगठनों के साथ मिलकर हमले करता रहता है। इसी संगठन ने 8 जुलाई को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन बाम शुरू किया था। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक BLF ने इसके तहत पिछले 2 दिनों में पूरे सूबे में अब तक 70 से ज़्यादा हमले किए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC से जुड़ी सड़कें जाम कर दी गईं। क्वेटा, केच, खुजदार, कलात, हारान, सिबी, इन सब जगहों पे सेना की सुरक्षा चौकियों पे हमला हुआ। इसके बाद BLF के प्रवक्ता मेजर गुहाराम बलोच ने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि ऑपरेशन बाम के 80% लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। यह हमला CPEC और राज्य की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर किया गया था। BLF अब तक मकरान, आवरान और खुजदार इलाकों तक सीमित था, लेकिन ऑपरेशन बाम से उसने यह दायरा तोड़ दिया है। डेली संगार, जो एक बलोच फोकस मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका कहना है कि BLF ने पहली बार खुली जंग फ्रंटल असॉल्ट की शैली में अपनाई है। पाकिस्तान की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि CPEC के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट्स आएंगे हम तो बताएंगे ही। अभी चलते हैं सुर्खियों पे। पहली सुर्खी, फ्रांस की एक मरीन इंटेलिजेंस कंपनी है अनसीन लैब्स। इस लैब ने चीन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। कंपनी सैटेलाइट की मदद से समुद्र में सर्विलांस करती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सर्वे में पाया कि चीन ने बंगाल की खाड़ी में कई दिनों तक रिसर्च जहाज छुपाया। ये जहाज भारतीय सीमा के पास कई दिन तक एक्टिव थे। भारत के पूर्वी तट से इसकी दूरी करीब 120 नॉटिकल माइल थी, माने 37 किलोमीटर महज। पहचान छिपाने के लिए जहाज का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद कर दिया गया था। AI सिस्टम से जहाज़ों की पहचान और लोकेशन का पता चलता है। अनसीन लैब्स का कहना है कि उसने 16 दिन तक बंगाल की खाड़ी में सर्वे किया, 1897 जहाज़ों को ट्रैक किया। करीब 10% जहाज ऐसे थे जिन्होंने AIS बंद कर रखा था, मतलब ये जहाज अपनी लोकेशन छिपा रहे थे और इन्हीं में से एक था ये चीनी जहाज। दूसरी सुर्खी 10 जुलाई की है। इस दिन इजराइल के हमलों से गजा के एक मेडिकल सेंटर के बाहर 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 8 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। जिस समय ये हमला हुआ, ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लाइन में लगे थे। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने हमास के एक आतंकी को निशाना बनाया था जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल था, लेकिन अगर इसमें निर्दोष लोग मारे गए तो इसका अफसोस है। 10 जुलाई को गजा पट्टी में हुए इस हमले में कुल 82 लोगों की मौत हुई है। अगली सुर्खी ईरान पर हुई US की एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई। US की न्यूज़ एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, उनकी एक रिपोर्ट आई है। इसमें इजराइल के सीनियर अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को दोबारा रिकवर कर सकता है। हालांकि ये मुश्किल होगा। अमेरिका की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी DTRA अभी भी हमले से हुए नुकसान के डेटा का इंतजार कर रही है। ये वही एजेंसी है जिसने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर जो बम है वो बनाया है। अमेरिका ने B-2B बॉम्बर एयरक्राफ्ट से इन्हीं बमों को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे गिराया था। एजेंसी के 2 अधिकारियों ने बताया कि अब जब तक फील्ड से इंपैक्ट असेसमेंट यानी जो बम के गिरने से होने वाला नुकसान है उसका आकलन नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर बम बनाने वाली एजेंसी को ही नहीं पता है कि उसका बम कितनी गहराई तक पहुंच के नुकसान कर पाया है या कुछ कर पाया भी है या नहीं। वहीं NBC न्यूज़ के मुताबिक इजराइल इस मामले को करीबी से मॉनिटर कर रहा है। अगर ईरान ने यूरेनियम रिकवरी की कोशिश की तो दोबारा तनाव देखने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। 1 अगस्त 2025 से यह लागू हो जाएगा। 10 जुलाई को उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को एक लेटर भेजा। इसके अलावा लेटर में उन्होंने ट्रंप ने 3 और मुख्य बातें लिखी। कहा कि
कनाडा हमारे देश यानी अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी रोकने में नाकाम रहा है। कनाडा अमेरिकी डेयरी किसानों पर 400% का इंपोर्ट टैक्स लगाता है, इससे व्यापार घाटा होता है। कनाडा की कंपनियों को अमेरिका में यूनिट लगाने का न्योता दे रहे हैं। हम सारी फॉर्मेलिटी हफ्ते भर में पूरी कर देंगे। आज का दुनिया यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।